गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसी चल रही है तैयारी? पढ़ाई शानदार चल रही है एकदम। जो लास्ट दो क्लास थी वो कितनी समझ आई? इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपने मेरे को दे दी है ऑलरेडी। अच्छा है, पॉजिटिव है। अच्छा, एक बात और, पॉजिटिव मेरे लिए कितना हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपके लिए कितना पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग का, ऑफलाइन क्लास के अलावा उसी चीज़ को ऑनलाइन पढ़ाने का, ये बेसिकली किसके लिए कर रहा हूँ? आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ताकि उनके दिमाग में जो छोटे 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 डाउट्स रह जाते हैं ऑफलाइन क्लास में, जहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि पॉज किया जा सके, आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं ना। तो इसलिए मैंने सेपरेटली ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दी। इसमें क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा ये होने वाला है कि आप इसको रोक के देख सकते हो, इसको आप 2 बार देख सकते हो, इसको आप 5 बार देख सकते हो, अनटिल अनलेस आपकी सारी चीज़ें क्लियर ना होने लग जाए इस बेसिस पे। जब इस टॉपिक की शुरुआत की थी मैंने तभी आपसे बोला था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, लेंदी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है ईज़ी। क्या क्या बात की गई है? अभी आपने 2 क्लास इसमें कर ली, इसमें क्या ही बात कर दी है ऐसा जिसको पढ़ने की ज़रूरत है? आप अगर शांति से बैठ के सोचो और आप ये सोचो कि अच्छा मेरे को ज़िंदा रहने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहला आएगा अच्छा खाने की ज़रूरत है, चलो खा लिया। वो खाना आया कहाँ से? कैसे प्रोड्यूस हुआ? अच्छा मेरे को ज़रूरत है तो मेरे जैसे जो लाखों करोड़ों लोग इस इंडिया के एक जो लैंड पे रह रहे हैं, उनको भी ज़रूरत होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। अच्छा क्या लैंड बढ़ रहा है हमारा? नहीं बढ़ रहा है, लैंड तो उतने का उतना है। तो क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन दिन ब दिन, रात रात में भी बढ़ रहा है, दिन-रात लगातार ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है और बहुत नंबर से बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हमारा पॉपुलेशन। कभी हम पॉपुलेशन में नीचे हुआ करते थे, अब तो अपन एकदम टॉप पे चल रहे हैं और टॉप पे ही बरकरार रहेंगे। बाकी चीज़ों में हो ना हो, इसमें तो अपन टॉप पे बरकरार रहने वाले हैं। तो क्या ये जो पॉपुलेशन हमारा ग्रो कर रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट फूड की होगी? हाँ, होगी ना। वो पूरी करनी पड़ेगी भाई। ऑल्दो जानता हूँ मैं हंगर इंडेक्स में अपन थोड़े डाउन है, लेकिन अपन कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? कोशिश अपन कर रहे हैं सारे लोगों को फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी की जा सके। पूरी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा? अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा। प्रोडक्शन ही तो पढ़ना है इसमें, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्यों इंप्रूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट है भाई। किसको? सारे लोगों को, जितने एनिमल्स है। एनिमल्स में अपन हमारी बात कर ले और नॉर्मल जो एनिमल्स है उनको भी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। तो उनके रिसोर्सेज की बात की है। अच्छा क्या इंप्रूवमेंट कर दिया? तो मैंने आपसे बताया था कि हमने इंप्रूवमेंट कई डिफरेंट तरीके से की थी। याद होगा? क्या क्या याद होगा? कम जगह पर या जितना जगह है उतने जगह पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। आप बीज अच्छा यूज़ कर सकते हो, है ना? आप क्रॉपिंग पैटर्न ला सकते हो। आप डिफरेंट जो जीन है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जीन मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया था। मॉडिफाई क्या कर सकते हो? वैसा क्रॉप जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जिसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी आबो-हवा में, किसी भी माहौल में रख दो, वो खुश रह लेता है ना? हम में से कुछ लोग होते हैं जिसको कैसे भी सिचुएशन में पुट कर दो वो खुश रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको मम्मी पापा की याद आने लगती है बाहर जाते ही, ओ मम्मी पापा ऐसा कर बड़ हो जाता है वो, है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जो हर चीज़ में रहते हैं, फिर उनको क्या करना पड़ता है? अपने को ढालना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो हमने क्या किया था? क्रॉप का मॉडिफिकेशन किया, है ना? अच्छा उसके आगे मैंने थोड़ा सा बताया था, कुछ रेवोल्यूशन भी हुए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन हुए थे, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, येलो रेवोल्यूशन हुआ था, डिफरेंट तरीके का, है ना? अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जब इस इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात करता हूँ, जब फूड रिसोर्सेज की बात की जाती है तो इसमें ओनली क्रॉप की बात नहीं करते हैं। अपन एनिमल हस्बेंड्री की भी बात करते हैं। उसमें हम किसकी बात कर लेते हैं? फिशिंग की बात कर लेते हैं, उसमें हम पोल्ट्री फार्म की बात कर लेते हैं, उसमें हम हनी बी की बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, है ना? अच्छा ये जो हमारा सफ़र इस टॉपिक में शुरू हुआ, आज के थर्ड चैप्टर में अपन कहाँ पहुँच चुके हैं? तो अपन इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? मैंने आपको एक कहानी बताई थी। उस कहानी में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, याद होगा। हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले बेसिक लेवल पे देखते हैं, उसके ऊपर मीडियम एंड देन हायर लेवल पे। बेसिक लेवल पे जब हम उसको क्या करते हैं? उसका इनिशिएटिव होता है, वो दुनिया में आने से पहले का प्रोसेस है। अगर अपनी बात कर लूँ, ह्यूमन बीइंग की बात कर लूँ, एक बच्चे की बात कर लूँ, जब वो मदर के वुम्ब में होता है, इनिशिएट होता है, तब की बात। अच्छा उसके बाद दूसरा प्रोसेस उसको नर्चर करना होता है जब वो दुनिया में आ जाता है। जैसे आप हो ना छोटे-छोटे बच्चे, उनके नर्चरिंग की ज़िम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की है। अच्छा स्कूल देना, अच्छा खाना-पीना देना ताकि फिट फिट रहे, अच्छा यूनिफ़ॉर्म देना, अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा माहौल देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब देके उनको नर्चर किया जाता है ना? अच्छा वो नर्चरिंग के बाद एक स्टेज पे आप पहुँचोगे जहाँ पे आपने नीट क्रैक कर लिया, जेईई क्रैक कर लिया, क्लैट क्रैक कर लिया।
अच्छा जॉब ले लिए, तब आप क्या कर लेते हो, आप अर्न करना शुरू कर लेते हो, वो थर्ड स्टेप है। तो जो बीच का स्टेप है ना, सेकेंड वन नर्चरिंग, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन को कैसे मैनेज किया जाए। हमने सारी बातें कर ली कि हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देंगे, ठीक है भैया, जितना लैंड है उसमें हमने सीड अच्छा डेवलप कर लिया, बहुत अच्छे सीड चूज कर लिए, जीन को मॉडिफाई कर दिया आपने, अच्छे रेजिस्टेंट डिजीज रेजिस्टेंट आप सीड लेके आपने सो कर दिया, आपने बहुत सारे बड़े लैंड पे आपने कर दिया। अब उसको आगे क्या करना है, आगे मैनेज करना पड़ेगा। क्या मैनेज करना पड़ेगा, तो समझो उसे मैनेज करना पड़ेगा कि भाई उस क्रॉप को जितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है क्या पूरी मिल रही है। मेरे को अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ फिट रहने के लिए, सिर्फ वो खाने से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ता है। आप दौड़ते हो, भागते हो, रनिंग करते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है न, एक्स्ट्रा नहीं भी चाहिए होगा तो एटलीस्ट उतना तो चाहिए होगा ना जितनी रिक्वायरमेंट होगी। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो घर में पड़े मिलोगे, लेटे मिलोगे, मम्मी आज बुखार हो गया, पापा आज पेट में दर्द है, सर में दर्द है, डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। मतलब ये कि पूरी नर्चरिंग करनी पड़ेगी, तो न्यूट्रिएंट्स पूरा होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स पूरा दे दिया, उसके बाद आप उसको प्रॉपर वाटर देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर क्या, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। सिंपल सी बात है, एक आदमी को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब किसको ज़रूरत है, अपने क्रॉप को भी ज़रूरत है। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं बहुत सिंपल वे में। कोशिश तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ ना, जैसे मैं पिछले लाइक सपोज कर लो मैं 11-12 ईयर्स हो गया, मैं 10-11-12 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मेरे को आप रात में उठा दो और मेरे से पूछ लो कि सर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, मैं कट कर ये 4-5 चीज़ें बता दूँ। मैं चाहता हूँ ना कि मैं जब आपको बताऊँ तो मैं उस जोन में चला जाऊँ, एक बच्चे की तरह सोचूं कि हाँ क्या करना पड़ेगा कि आपको समझ में आने लग जाए, और उसी कोशिश पे चलते रहता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मैंने आपसे बोल दिया कि न्यूट्रिशन प्रॉपर देना पड़ेगा उसको, और क्या देना पड़ेगा, वाटर पूरा देना पड़ेगा, इरिगेशन पूरा करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, वीड से बचाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, मैन्योर करना पड़ेगा। अच्छा क्या इन सारे चीज़ों के बारे में अपन सोचे क्या ये फ्री में मिलता है, मिलता है क्या फ्री में, सोचो सोचो सोचो। आपका आंसर होगा नहीं सर, फ्री में तो आजकल हवा भी नहीं मिलने का, मतलब फ्री में चीज़ें नहीं मिलती है। इसका मतलब उस पर कुछ खर्च होता है ना। मतलब जो फार्मर्स है जो हमारे लिए चीज़ों को ग्रो करते हैं, खर्च उनको करना पड़ता है। वो खर्च कहाँ से करेंगे अगर उनके पास पैसे ना हो, समझ आई बात। अच्छा मैं साथ में इसीलिए बताता हूँ कि जब अपन फूड यूज़ करते, जब अपन खाना खा रहे होते हैं ना, तो बच्चों कई सारे टाइम अपन ये कहते रहे ये खाना पसंद नहीं, इसको हटा दो, इसको फेंक दो, ये कर दो। वो मत किया करो, बहुत मेहनत लगती है यार। फार्मर्स की भी, नेचर का भी सपोर्ट है, और आपके फादर और मदर का जो अर्न करके लाते हैं उसका भी बहुत सपोर्ट है। बहरहाल आते हैं टॉपिक पर वापस। तो क्या किया, अब इसमें ये सारी चीज़ों में खर्च है। अब सारे फार्मर के पास पैसे उतने नहीं है कि वो पूरा दे पाए। कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो छोड़ देते हैं, ठीक है ना, भगवान जो चाहेगा वो होगा, बारिश होगी खेती हो जाएगी, नहीं होगी कम होगी, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, नहीं होगी। कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं, नहीं बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो मैं ट्यूबवेल बनवाऊंगा, डगवेल लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं मशीनरी लूंगा, मैं सारी चीजें लगा दूंगा, फर्टिलाइजर अच्छे से दूंगा। हाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और कुछ होता है जो बीच बीच के होते हैं, ठीक है ना, ना तो बिल्कुल ही छोड़ा ना बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, एक बीच का मीडिएट हो जाता है। और इस बेसिस पे एनसीईआरटी इसको तीन तरीके में डिवाइन करती है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। एक नो कॉस्ट, मतलब बिल्कुल ही खर्च नहीं, भगवान भरोसे जो होगा देखा जाएगा। दूसरा लो कॉस्ट, थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लेते हैं अपन, इरिगेशन करा दिया, थोड़ा बहुत पानी डलवा दिया, फर्टिलाइजर नहीं दे पाएंगे, उतने पैसे नहीं है अपने पास, पानी डलवा देते, चलो भगवान के सहारे वो हो जाए, लो कॉस्ट थोड़ा सा। और एक होता है हाई कॉस्ट, जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। भाई मेरा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा सबसे अच्छे कपड़े पहनेगा, मेरा बच्चा सबसे अच्छी गाड़ी से जाएगा, ये वाली मेंटलिटी वाले कुछ किसान होते हैं, वो क्या हो गया, हाई कॉस्ट वाले। कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, सोसाइटी में जैसे चल रही है उस हिसाब से अपन जी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ चलेगा, ठीक है, बस अच्छे होने चाहिए, ठीक ठाक होने चाहिए। और तीसरा क्या है तो है, नहीं है कोई बात नहीं। तो ये आपके तीन हो, एक नो कॉस्ट, एक लो कॉस्ट, एक हाई कॉस्ट, समझ आई बात। अब आगे थोड़ा सा यहाँ देख लो, फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस क्रॉप प्रोडक्शन
मैंने यही आपसे बोला है जब अपन बात किसकी करते हैं, परचेजिंग कैपेसिटी की। परचेजिंग कैपेसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, आपको समझ में आएगा सर ये परचेजिंग कैपेसिटी का मतलब ही क्या है कि आप किसी भी चीज़ को कितना खरीद सकते हो, कि आपके पास पैसे हैं, सिंपल लैंग्वेज में पैसे हैं, यस तो आप कर सकते हो, नहीं तो जैसे चल रहा है चल रहा है। सिग्निफिकेंटली ये लेकिन इन्फ्लुएंस इसका रहता है एज इट डिटरमाइन देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन इनपुट। ऑफ कोर्स आपके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, पैसे कम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ही कम, छोड़ देते हैं। अच्छा क्या लिखा है, लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली इन इम्पैक्टिंग यील्ड एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दे कैन कल्टीवेट, है ना। तो वो देखते हैं कि भाई कौन सा ऐसा फसल है जिसमें कम खर्च है, वही कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, यील्ड का। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हो, तो प्रोडक्शन कम होगा, यील्ड थोड़ा कम हो जाएगा, डन। उसी को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अच्छा मैनेजमेंट में 3 तरीके की आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आपने बताया ही, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं फिट हूँ, मैं दौड़ भाग रहा हूँ, चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। वैसे पेड़ पौधों को भी, क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है अगले स्लाइड में देखेंगे। दूसरा क्या लिखा है, क्रॉपिंग पैटर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉपिंग पैटर्न का बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब समझो, आपके पास 1 एकड़ लैंड है, क्या उसी में आप 10, 5, 20 सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर दोगे, मैंने इधर गेहूं लगा दिया, इधर धान लगा दिया, इधर चावल, इधर मैंने सब लगा दिया, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बच्चे। एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, उसी को क्रॉपिंग पैटर्न बोला जाता है। 3 डिफरेंट चीज़ें होती है, एक बार एक ही खेत में 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को लगा दिया। देखा है मैंने किसानों को, ऐसा बीज लेके आते हैं और ऐसा छिड़काव कर देते हैं, जिसको जहां पर होना है हो जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, वो प्रॉपर एक क्यारी जिसको बोलते हैं ना, एक पैटर्न बना लेते हैं, एक रो बना लेते हैं, एक रो में दूसरा, एक रो में दूसरा, फिर दूसरा, ऐसा ऑल्टरनेट लगा देते हैं। और एक क्या होता है कि एक साल में 12 महीने में 4 महीने कोई दूसरा क्रॉप, उसी लैंड पे फिर दूसरा क्रॉप, उसी लैंड पे फिर दूसरा क्रॉप, ये प्रोडक्शन में मैनेजमेंट में अपन पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन आई होप बड़े अच्छे से आप समझ रहे होगे, है ना। अपने को बोला जाता है ना कि डिहाइड्रेटेड रहना है, बोलते हैं ना, क्या मतलब होता है डिहाइड्रेटेड रहने का, डिहाइड्रेटेड रहने का सिंपल मतलब ये है कि भाई टाइम टू टाइम आपके बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है पानी पिया करो, नहीं पियोगे क्या दिक्कत हो जाएगी। नहीं पियोगे क्या दिक्कत, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, है ना। इसका मतलब हमारे कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको इरिगेशन की पूरी ज़रूरत होती, इरिगेशन की ज़रूरत होती, पानी देंगे, पानी देने के लिए कितने सारे डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने अभी तो एक आपको बता दिया था, ट्यूबवेल बता दिया था, डगवेल बता दिया था, वैसे ही 4-5 और डिफरेंट चीज़ें आते हैं उस टॉपिक पर, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मैंने आपके लिए क्या लिखा है। अरे ये तो कुछ खास बना दिया, क्या है, एनसीईआरटी कॉर्नर। एनसीईआरटी कॉर्नर में मैं क्या बोलने वाला हूँ, एनसीईआरटी कॉर्नर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी अभी जो चीज़ें मैंने आपसे कही उसको आपके बुक में कैसे लिखा गया है, चलो देख लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन इंडिया एज इन मेनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास बड़े फार्म लैंड होते हैं, मतलब छोटे से लेके बड़े तक का। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा समझो, कई बार ये बड़ा मैटर करता है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। आप धान लगाने जा रहे हो, सपोज कर लो कि आपने किसी से पता करके बीज अच्छी क्वालिटी के ले आए, उस बीज को ग्रो कराने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, ये इन्फॉर्मेशन भी तो बहुत, आप तो गवर्नमेंट बड़े सारी चीज़ों लेके आते हैं, वो एक अलग ही चैनल है जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती रहती है कि भाई ये करो ये करो ये करो, इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है, मनी तो है ही ज़रूरी। इन शॉर्ट इट इज़ द मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउज फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्म प्रैक्टिस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इन टर्न ये आपको क्या देता है, हायर यील्ड देता है। समझ आई, तो जो बात मैंने पीछे कही थी वही बात यहाँ पर लिख दिया। आगे देखो, मैंने अभी भी आपको बताया था क्या लिखा है, नो कॉस्ट,
क्या लिख दिया इन्होंने? लो कॉस्ट। क्या लिख दिया इन्होंने? हाई कॉस्ट। कितने तरीके का? 3। नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट। नो कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? सर नो कॉस्ट का मतलब वो हो गया वैसे जिनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, लो कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? लो कॉस्ट का मतलब हो गया जो थोड़े बहुत पैसे लगा सकते हैं। हाई कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? जिन्होंने दिल खोल रखा है कि भाई मेरी खेती मेरी जान, इसी से अर्निंग करनी है, खूब पैसे लगाऊंगा और खूब कमाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रही बात। मैंने अभी अभी आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। क्या क्रॉप को भी जरूरत होती है? किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? सामने लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे बॉडी को एयर चाहिए, सांस लेते हैं अपन, क्या प्लांट्स को भी चाहिए? क्या क्रॉप को भी चाहिए? आंसर है यस। कहाँ से मिलता है? देख लो, एयर से उसको क्या मिल जाता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना? याद है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, आगे देखने वाले हैं। वाटर से क्या मिलता है उसको? हाइड्रोजन। अच्छा, वाटर मिलता कहाँ से प्लांट को है? गैस इट और आंसर करना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, सोयल से क्या मिलता है? अच्छा, सोयल से कई सारी चीजें मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट। कुछ वैसी चीजें जिसकी प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कुछ ऐसी चीजें जिसको प्लांट को कम भी मिले तो काम उसका चल जाता है। अच्छा नॉर्मल समझो, डे टू डे लाइफ में मेरे को रोटी सब्जी से अगर हटा दिया जाए, सिर्फ फल फ्रूट दिया जाए, मेरा काम नहीं चलने का। अपन गांव के लोग हैं भाई, अपने को क्या चाहिए? रोटी भरपूर चाहिए, 2-3 सुबह में, 2-3 दिन में, 2-3 रात में, ऐसी रोटियां चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, मैक्रो। और वहीं पे कुछ और चीज़ों के, फल फ्रूट्स की बात कर ले, ड्राई फ्रूट्स की बात कर ले, गरीब लोग हैं, कम मिलता है ना? क्या हो जाता है? माइक्रो। मतलब कुछ चीज़ें जो बड़ी क्वांटिटी में चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। और जो कम क्वांटिटी में चाहिए उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन सा है? नाइट्रोजन भाई भरपूर चाहिए। कौन सा है? फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए। कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो कम कौन सा चाहिए? लेट्स सी, आयरन थोड़ा कम भी चलेगा, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन। ये बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, 3 चीज़ें आपको पता चल गई कि आपको जो आपके जो क्रॉप है उस क्रॉप को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो देने के रिसोर्सेस कौन सा है? तो एक तो वाटर से मिलेगा, दूसरा एयर से मिलेगा और तीसरा सॉइल से मिलेगा। ध्यान रखिए किन किन चीज़ों से? एयर, वाटर, सॉइल। अब कैसे याद करोगे? हमारा जो पेड़ है बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, मतलब एयर से कनेक्टेड है। जमीन के अंदर चला गया मतलब सॉइल से कनेक्टेड है, और जमीन के अंदर ही उसके रूट्स है, मतलब कहाँ? वो वाटर से कनेक्टेड है। वहीं पे क्या प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस। आपने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वो बाहर से चीज़ों को अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लेते हैं। वही तो रूट्स करता है, वाटर लेता है, वही रूट्स करता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब चलो मान लिया हमने न्यूट्रिएंट्स देने की पूरी कोशिश की नेचुरल मेथड से, हमने आपको पूरी कोशिश की खिलाने की, रोटी सब्जी दाल ये वो ब्ला ब्ला। आप में से कुछ अच्छे बच्चे ऐसे हो जाते हो कि यार मेरे को ये वाली चीज़ पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ चिप्स खाऊंगा, वही तो जान है। और ऐसे में क्या होता है? डेफिशिएंसी आ जाती है बॉडी के अंदर। कुछ बच्चों देखोगे वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, वो हेल्दी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। अब अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी, तो हम क्या करते हैं? आपको डॉक्टर क्या लेके जाते हैं? डॉक्टर क्या करता है? कुछ मेडिसिन लिख देता है ना? अच्छा, मेडिसिन का क्या करता है? वो मेडिसिन आप जब खाने के साथ खाते हो तो वो कुछ चीज़ों को ऐसा ग्रो करने में हेल्प करता है, इन्हांस कर देता है, मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है, डाइजेस्ट करा देता है, भूख लगा देता है, स्ट्रांग बना देता है। किस चीज़ से? मेडिसिन से। क्या प्लांट्स को भी अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, डिफिशियंसी हो जाए, तो क्या उसको दवाई की ज़रूरत होगी? हाँ होगी। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। जो फार्मर्स है वो अपने आप में ही निपुण होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं प्रॉपर। वो क्या देते हैं उसको? मैन्योर। वो क्या देते हैं उसको? फर्टिलाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैन्योर क्या होता है। जिसमें बेटा बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है या ना के बराबर ज़रूरत होती है। आपके आसपास जो वेस्ट चीज़ें हैं, है ना, जो डेड और डिकेइंग चीज़ें हैं, जो प्लांट से टूट के गिर गई चीज़ें हैं,
एग्जाम्पल में काऊ डंग ले लेते हैं, अलग अलग चीज़ें। जब आप उसको डीकम्पोज कर देते हो, मतलब एक गड्ढा खोदा उसमें आपने रख दिया, कुछ दिनों के बाद जब वो तैयार होकर निकलता है, दैट इज मैन्योर, दैट इज वेरी ऑर्गेनिक। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी केमिकल फैक्ट्री में बनाया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजर। आगे हम उसी को पढ़ने वाले हैं, इन दोनों टर्म को ही। किसको? पहले अपन एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में यह क्या कहती है हमसे? जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेलबींग, या प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, बिल्कुल करेक्ट, सबको चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। ये आपके एनसीईआरटी का पैसेज मैंने कॉपी करके एनसीईआरटी कॉर्नर आपके लिए बना दिया इजीली समझ में आने के लिए। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, ऑफ कोर्स हमारे लिए तो उनके लिए भी। क्या एयर क्या देती है? कार्बन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी। वॉट हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? वाटर से। एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, कुछ कम क्वांटिटी में। जो ज़्यादा में मिलती है वो मैक्रो, जो कम में मिलती है या कम में रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। क्वेश्चन इज देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मैंने पहले बता दिया है। वाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्यों ज़रूरी है? एनसीईआरटी ने जो बात कही वो पहले बता दिया मैंने आपको। डिफिशियंसी क्या कह रहा है? ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। उसको ग्रो नहीं करने देगा, उसका रिप्रोडक्शन रोक देगा, कम हो जाएगा, डिजीज बहुत सारे होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल ही नहीं रहा है, और अगर मिल नहीं रहा है इसका मतलब कमज़ोर हो जाएगा, और अगर कमज़ोर हो जाएगा तो काम हमारा नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ताकि वो तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे, मजबूत रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाने के लिए चीज़ दे दे। चलो आइए समझ लेते हैं। अच्छा, अब क्या लिखा है? मैन्योर लिख दिया, फर्टिलाइज़र लिख दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत मुश्किल नहीं हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश करी है बहुत सिंप्लीफाइड वे में। चलो देखो क्या लिखा है, मैनियर क्या होता है। वैसे मैंने तो अपने एक बेसिक पैटर्न से आपको समझा दिया है, लेकिन अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी हमसे कहती है क्या? एनसीईआरटी कहती है मैन्योर इट इज अ नेचुरल सबस्टांसेस। क्या? नेचुरल सबस्टांसेस enriched soil with nutrients and organic matter। नेचुरल सबस्टांस है मतलब किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है, राइट? किस चीज़ के लिए अपन देते हैं? वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है, प्रॉपर डेवलप नहीं कर रहा है, तो करने लग जाए इसके लिए देते हैं। क्या लिखा है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन, यही तो बताया था मैंने आपको, ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मतलब ऐसा समझ लो, जो चीज़ें अब हमारे यूज की नहीं है उसको कंडीशनिंग ऐसा बना देते हैं अपन कि उसको अपन यूज कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए? प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए। वही क्या हो जाता है? मैन्योर। अब क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ मैन्योर। देखो बेसिकली 3 पार्ट्स में, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या लिखा है? एक लिखा गया कंपोस्ट और एक लिखा गया है वर्मी कंपोस्ट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंपोस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि जिसको डिकम्पोज करने के लिए अपन रख देते हैं किसी गड्ढे में, छुपा देते हैं, कुछ दिनों बाद वो बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, और कई बार अपन देखा होगा बारिश के टाइम में जनरली आपको नजर आता है इतना लंबा लंबा सा रेड कलर का ऐसा 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 चलता हुआ दिखेगा आपको। जब अपन उसका यूज कर लेते हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए, क्या करने के लिए? तेज करने के लिए, तब उसको अपन वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इट इज ए न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल दैट्स मेड फ्रॉम डीकम्पोजिशन of organic matter like plant, food waste, animal excreta. It is used to improve soil structure and fertility as a natural fertilizer। क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग, यही है क्या है? बाई यूजिंग अर्थवॉर्म टू हैसन द प्रोसेस। क्या कर देता है? तेज कर देता है। हैसन द प्रोसेस डिकम्पोजिशन नोन एज वर्मी कंपोस्ट। आई होप समझ आ गया होगा। तो कंपोस्ट का मतलब है कि नेचुरली अपन उसको डाल के छोड़ देते हैं कि भाई तुम्हें जितना टाइम लेना लो, अपने से तैयार हो जाओ ना, ठीक है। दूसरे में अपन क्या करते हैं? अपन इस अर्थवॉर्म का यूज कर लेते हैं, वही ऐसा ऐसा जो चलने वाला होता है लंबा सा,
कि तुम उसके प्रोसेस को तेज करो, थोड़ा जल्दी करवाओ, क्या हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, अब क्या है ये ग्रीन मैन्योर, ये क्या है इसको समझिए। कई सारे टाइम जो एक्चुअल क्रॉप अपन उगाने वाले हैं खेत में, प्रोड्यूस करने वाले, उससे पहले कुछ दूसरे छोटे 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 प्लांट अपन ग्रो कर देते हैं और बाद में प्लोइंग करके डायरेक्टली मैनुअल मशीन्स प्लोइंग करके और उसको उसी खेत में छोड़ देते हैं। एक प्लांट ग्रो किया, उसको उसी खेत में छोड़ दिया, बाय द टाइम वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन मैन्योर में। एनसीईआरटी क्या कहती है, प्रायर टू द सोविंग ऑफ द क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प, नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन हेम्प या इसी को और क्या बोला जाता है, गुआर बोला जाता है। बेसिकली सन हेम्प याद रखिएगा, इंग्लिश में गुआर हमारे यहाँ बोला जाता है। ग्रोथ एंड द मल्च्ड बाई प्लोइंग देम इनटू द सॉइल, उसी सॉइल में उसको छोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है। These green plants thus turn into green manure. आई होप अब आपको मैन्योर दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। आते हैं उस पर, फर्टिलाइजर्स पे। फर्टिलाइजर्स जैसे दिमाग में आना बेटा, सबसे पहले ये समझ लेना थोड़ा महंगा होता है। महंगा होगा तो काम थोड़ा जल्दी करेगा, थोड़ा ज़्यादा करेगा मैन्योर के कंपैरिजन में। केमिकल यूज़ किया जाता है और कई बार ना इसके ज़्यादा यूज से अपने को नुकसान होता है, प्लांट्स को नुकसान होता है, सॉइल को नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते बढ़ाते इतना ज़्यादा कर देता है कि जो प्लांट एक बार में ग्रो हुआ वो उसका पूरा यूज़ कर लेता है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है। तो हमें उसकी क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या लिखा है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट फार्मर्स यूज डेली टू इम्प्रूव द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। ये तो अपने को पता है भाई, मैन्योर का भी सेम काम, फर्टिलाइजर का भी सेम काम। कॉमन न्यूट्रिएंट्स, the three main nutrients that fertilizers often focus on are, कौन कौन सा है देखो। सबसे पहला कौन सा, नाइट्रोजन, दूसरा क्या, फॉस्फोरस, और तीसरा क्या, पोटेशियम। और इसी का नाम आपने सुना होगा एनपीके, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, सुना है क्या नाम, यस सुना है। अच्छा, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर लीफ ग्रोथ एंड क्लोरोफिल प्रोडक्शन, लीफ ग्रोथ के लिए। फॉस्फोरस क्रूशियल फॉर रूट डेवलपमेंट इसलिए, और पोटेशियम इनहेंस ओवरऑल प्लांट हेल्थ, डिजीज रेजिस्टेंट एंड फ्रूट एंड सीड्स प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये है, ये मैंने बता दिया है आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि फर्टिलाइजर्स में ये तीन चीज़ें होती है जिसका फंक्शन बेसिकली क्या है, इसीलिए इसको एनपीके बोला जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि फर्टिलाइजर्स होता क्या है, तो लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, केमिकल का यूज़ करके जिन चीज़ों को बनाया जाता है जिससे हमारा प्लांट ग्रो करता है, हेल्दी रहता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। समझ आई बात। अब बिगेस्ट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस क्या होगा। बड़ा डिफरेंस है, आप खुद सोच सकते हो क्या हो सकता है। मैन्योर हम खुद बनाते हैं, स्लो प्रोसेस से बनता है। फर्टिलाइजर मशीन से बनाता है, केमिकल का यूज बनता है, सस्ता होता है, चीपर, थोड़ा महंगा होता है, प्रोसेस थोड़ा स्लो देता है। ये प्लांट को मिलता है न्यूट्रिएंट, थोड़ा स्लो मिलता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। समझ आ रही है ये चीज़ें, ये बेसिक इम्पैक्ट है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारी जो रिलेटिव है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कह रही है। अच्छा, फर्टिलाइजर और मैन्योर में मैंने पहले डिफरेंस ही लिखा है, चलो कर लेते हैं। क्या लिखा है समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्या लिखा है, इट मे बी एन आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंसेस, मतलब खुद से भी बन सकता है, नेचुरल सब्सटेंस। आर्टिफिशियल का मतलब हम उन चीज़ों को डिकम्पोजिशन के थ्रू बना सकते हैं। फर्टिलाइजर, वेट 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 वेट, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर, मतलब ये नेचुरल होता है, मतलब हम बना सकते हैं कुछ को, लेकिन वो नेचुरल इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें मैन्योर की काउंटिंग की जाती है, इसीलिए। तो फिलहाल इसको अपन आर्टिफिशियल कंसीडर करेंगे, जो हम बनाते हैं वो वाला, ठीक है। नेचुरल का मतलब ये कि आपसे कई बार पूछ लेता है कि मैन्योर इज एन फर्टिलाइजर, यस इट इज, माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो ग्रो को बढ़ाता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होगा सिर्फ वही। अच्छा, आगे क्या लिखा है, इट इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस, इसमें अपने को कुछ करने की ज़रूरत, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या है ये, चीपर है। तो जहाँ पर फर्टिलाइजर में मैंने लिखा कॉस्टली, यहाँ पे लिखा चीपर, ये हो गया आर्टिफिशियल, ये क्या हो गया, नेचुरल। फर्स्ट, सेकंड में क्या लिखा है, दीज आर केमिकल्स दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन। क्या लिखा है, केमिकल्स। आगे देख लो क्या लिखा होगा, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज, प्रिपेयर्ड इन फील्ड,
खेतों में गड्ढा खोद के वहाँ बना लेते हैं, मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज में आना पड़ेगा। डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, और ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑफ कोर्स थोड़ा एज कंपेयर टू मैन्योर, थोड़ा सा ज़्यादा रिचनेस इसके अंदर होता है, इसलिए वो महंगा भी होता है। लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट क्विकली, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ लो, बहुत तेजी से लेता है इसलिए बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसमें थोड़ा सा स्लो रहेगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट बेसिक, इट हार्म्स द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल एंड ऑल्सो कॉज हेल्थ इशू इन पीपल कंज्यूमिंग द क्रॉप। आप तेजी से करा लोगे काम, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं किसी भी काम को तसल्ली से करिए, अच्छे से करिए। ज़्यादा रफ्तार बढ़ा दोगे, लेकिन मजबूरी है, करना क्या सकते भाई, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसको खिलाने के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो देना पड़ेगा ना, कहाँ से देना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। क्या लिखा है, इट कॉजेज नो हार्म टू द ऑर्गेनिज्म, इम्प्रूव्स सॉइल क्वालिटी, दैट इज मैन्योर। तो ये आपका रहा डिफरेंस। आई होप बच्चों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, बहुत मुश्किल नहीं होगा, कोशिश करिए सिंप्लीफाइड वे में रखूं आपके लिए। आई क्या लिखा है, एनसीईआरटी कॉर्नर, वही बात है जो की गई होगी। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाइज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। समझ रहे हो, बहुत बड़े क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर बात करें न्यूट्रिएंट की तो स्मॉल क्वांटिटी में। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, आपके लिए पुट की है इधर मैंने। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, यही तो समझा रहा हूं तब से, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। Manure helps in enriching soil with the nutrients and organic matter and increasing soil fertility। वो काम manure का भी है, वो काम fertilizers का भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। In using manure we use biological waste material which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers। समझो, मैन्योर का यूज़ करने से आप जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो नॉर्मली यहाँ वहाँ कहाँ है, आप उसका भी यूज़ कर लेते हो, है ना, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी बचाता है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रोसेस है मैन्योर को यूज़ करने का, उसमें इन्होंने जो मैंने पहले डिफाइन किया वो सारी चीज़ें देखो। उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, उनका यूज़ कर लेते हैं डिकम्पोज करके, वही है, ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करते। आते हैं फर्टिलाइजर्स पर। एनसीईआरटी फर्टिलाइजर के बारे में क्या कहती है, फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड, तब से यही रट रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, फैक्ट्री, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। दे आर यूज्ड टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। वही तीन अलग अलग चीज़ों में, लीव्स के लिए कौन कौन सा हो जाता है, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है, ब्रांचेस के लिए एंड फ्लावर्स के लिए, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट। अब यहाँ पर समझो, यील्ड क्या है, हायर, कॉस्ट क्या है, हाई। ज़्यादा प्रोडक्शन कराने के लिए फर्टिलाइजर यूज करोगे तो बच्चे आपको खर्च भी करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं अपने पास टाइम है, आपको खर्च भी करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू मैन्योर, राइट। आगे क्या लिखा है, ऑब्जर्विंग पोस्ट एप्लीकेशन precautions for the complete utilization, बहुत application, for example sometimes fertilizer get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plant, this excess fertilizer then leads to water pollution। क्या होता है, हमने खेतों में डाल दिया जितना डालना था, कई बार ज़्यादा डाल दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इरिगेशन में क्या कर दिया, हमने पानी डाल दिया, पानी से क्या हुआ, वो बह के कहीं ना कहीं दूसरी जगह चला गया, वाटर क्या हो गया, पॉल्यूशन। इनफैक्ट वो सॉइल भी कई बार पॉल्यूट कर जाता है ज़्यादा फर्टिलाइजर के यूज से, ये कहती है आपकी एनसीईआरटी। चलो अब आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक मतलब, जिसमें बाहर से किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का यूज ना किया गया हो, फर्टिलाइजर्स का यूज ना किया गया हो, सारी कैसी चीज़ों का यूज किया गया होगा, नेचुरल चीज़ों का। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइजर। समझ आई बात, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मतलब है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेस है उसका यूज किया जाएगा, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स।
किसका यूज किया जाएगा? मैन्योर का। तो सिंपली समझो, दिमाग लगाओ, दो चीजें पढ़ा हमने, एक मैन्योर हमने पढ़ लिया, एक हम क्या पढ़ लिया? फर्टिलाइजर्स। जहां मैन्योर का प्रॉपर यूज किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक। ठीक है, अब क्या लिखा है? Recycled farm waste, straw and livestock excreta, use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers। समझ आई बात? किसका यूज कर लेते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी का। एकदम सिंपल सा बात, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। नॉर्मली ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल थिंग्स है उसका यूज करेंगे, केमिकली प्रोड्यूस्ड, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड चीज का यूज नहीं करेंगे। दैट्स इट, सो सिंपल। आगे क्या लिखा है? विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम अब पहुंचने वाले हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। जो इनिशियली इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या क्या मतलब होगा, इंटर क्रॉपिंग क्या क्या मतलब होगा, एंड द लास्ट क्रॉपिंग का क्या मतलब होगा, ये आप बताओगे तब तक जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ना पहुंच जाऊं। चलो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बता दिया था आपको, ये रहा बच्चों मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। समझो, पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ऐसा मान लो कि ये आपका एक प्लॉट, ठीक है, इसमें हमने कुछ प्लांट्स लगा दिए, ऐसा कुछ प्लांट्स लगा दिए, ठीक है। अच्छा, इस प्लांट में एक काम और हमने कर दिया, क्या? कुछ प्लांट्स यहां पर, ठीक है, ऐसा प्लांट्स हमने ऐसा लगा दिया। ये बेसिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक लैंड में कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं, विदाउट एनी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। कहता है ना क्लास में कि भाई जिसको जहां जाना जाके बैठ जाओ अपने मन से। आप लोग क्या करते हो? दोस्तों के साथ, जिसके साथ बात करने में मजा आता हो। टीचर्स पढ़ा रहा हो, अपने को तो बात करनी है, अपन बात करने में लगे हुए हैं, तो जिसके साथ बात करने में ज़्यादा मजा आ रहा हो अपन वहाँ जाके बैठ जाते। कोई सिस्टमेटिक अरेंज नहीं। लेकिन एक ऐसा क्लास जिसमें सिस्टमेटिक अरेंज किया था, जो लंबे बच्चे उसको सबसे पीछे, जो छोटे बच्चे आ गए ताकि उनको प्रॉपर दिख सकता हो। कई में जो यूनिफॉर्म वाले उसको एक जगह, जो यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा उनको एक जगह, जिन्होंने नेल काट के आया उनको अलग, जो उन्होंने नहीं काटा उनको अलग, ऐसा तरीके से। तो अगर ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता हो, वो किसके अंदर आ जाता है? एंटर के अंदर, क्योंकि उसमें रो बनाया जाएगा, ऐसे रो बना दिया जाएगा, एक प्लांट इसमें, दूसरा इसमें, फिर इसको अल्टरनेट इसमें, फिर इसमें, ऐसा एक रो सिस्टमेटिक वे में रहेगा। और इस वाले में कोई सिस्टमेटिक नहीं। रोटेशन का मतलब हो जाता है एक ही जमीन पे विद द सीजन, विद द टाइम, जब एक क्रॉप काटोगे तो दूसरा क्रॉप आएगा। इतना सिंपल है ये। क्या लिखा है? ये इन्वॉल्व्स प्लांटिंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम विदाउट स्पेसिफिक रो और अरेंजमेंट। यही तो कह रहा हूं मैं तब से। मिक्स का मतलब मिक्स कर दिया, जिसको जहां उगना हो, जिसको जहां बैठना हो वहां बैठ जाओ। दैट इज एग्जाम्पल में ग्रोइंग व्हीट एंड ग्राम, इनको अपन सीड्स लेके ऐसा फैला दिया, जिसको जहां पे उगना हो उग जाता हो। बेनिफिट्स, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू वेदर और पेस्ट। इसमें क्या फायदा ये समझो। सपोज कर लो कि कुछ ऐसी कंडीशन आ गई अनयूजुअल, जिसकी वजह से व्हीट खराब हो गया, दूसरा आपका ग्रो कर जाएगा। ये खराब हो गया, पहला ग्रो कर जाएगा। मतलब नुकसान से आप बच सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंटरवेल involves growing two or more crops together but with a specific pattern, rows और strips। समझ लो यही डिफरेंस है। यहां पर मैंने क्या लिख रखा है? यहां पर लिखा विदाउट ए स्पेसिफिक रो, यहां पर क्या लिखा है? विद स्पेसिफिक पैटर्न और रो। यही डिफरेंस है। मिक्स्ड में विदाउट स्पेसिफिक, जो जहां ग्रो कर सकता हो वहां, और इंटर में जहां पर स्पेसिफिक रो की बात की गई है उसमें। एग्जाम्पल सोयाबीन एंड मैजे। बेनिफिट्स, एनहेंस सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज प्रॉब्लम कोर्स। अब आगे क्या लिखा? क्रॉप प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड ओवर मल्टीपल सीजन और ईयर्स। मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे पहले व्हीट हो गया एक सीजन में, वो खत्म हुआ, दूसरा राइस हो गया, लीगम्स हो गया, एंड सो ऑन। बेनिफिट्स, इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज प्रॉब्लम। ये तीनों में आपको सेम चीज़ें मिलेगी। आई होप अब आपका मिक्स्ड, अब आपका इंटर, अब आपका क्रॉप प्रोडक्शन कभी नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, देखते हैं जरा क्या मैंने कुछ अच्छे फोटोज आपके लिए शामिल किए हैं, प्रोबेबली किए होंगे। इस तीनों में से सोच के बताना पड़ेगा कौन सा इंटर है कौन सा मिक्स्ड है। ये कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है रो टाइप का बना हुआ? हाँ लग रहा है। एक क्रॉप है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर ऐसा करके है क्या? यस, ये क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। क्या इसमें ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। एक ही जगह पर वो है, वहीं पर दूसरा भी है, ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड। यही आपको समझना था और कुछ नहीं, सिंपल। चलिए, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज्ड टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, और इनकेस बेनिफिट ना हो तो कम से कम नुकसान से बचा लो भैया। एक का हो रहा है दूसरा हो जाएगा, दूसरे का हो रहा है पहला हो जाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्टली, साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही पर, उसी तरीके से कहीं पे लिखा होगा इंटर का growing, yeah, intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern। एक में पैटर्न नहीं था तो मिक्स्ड बोल दिया, एक में पैटर्न था तो इंटर बोल दिया, और एक में खेतों के अंदर, लैंड के अंदर पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम में पैटर्न बनाने की जरूरत है। 4 महीने में ये क्रॉप, फिर उसी लैंड पे अगले चौथे महीने में दूसरा, फिर अगले चौथे में तीसरा, एंड सो ऑन। यही आपका एनसीईआरटी बोलती है। एनसीईआरटी और क्या कहती है? द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब आते हैं वन ऑफ द वाइटल टॉपिक, दैट इज इरिगेशन। तब तक अब भी पानी पियो, मैं भी देख लेता हूँ है क्या। इरिगेशन कर देते हैं, डिहाइड्रेशन अपना, सॉरी हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रखते हैं खुद को। चलो आते हैं इरिगेशन पे। इरिगेशन होता क्या है, क्यों जरूरी हो, तो समझो। अपने इंडिया में बच्चों, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको मॉनसून फेड बोलते हैं। मॉनसून फेड का मतलब वो टोटली सीजन में बारिश होने पे डिपेंडेंट होती है, समझ गए? एकदम होती है ना झम 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 बारिश, है ना। एक गाना भी याद हो रहा है मेरे को, एक गाना कौन सा था, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, है ना, जो बहुत शानदार गाना है एकदम से। अगर बारिश प्रॉपर हुई तो सब ठीक, इन केस बारिश प्रॉपर नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? जिस पर्टिकुलर क्रॉप को पानी की जरूरत होगी वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो क्या उस खेत को क्रॉप्स के कंडीशन में बनाने में, तैयार करने में जितने खर्च किए, फार्मर्स ने जितनी चीजें लगाए, फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है जिस पर डिपेंडेंट है, क्या उसको वैसे ही छोड़ दें? आंसर है नहीं, आप भी कहोगे नहीं सर। तो क्या करें? तो फिर ऐसा अरेंजमेंट करो ना कि अगर उसको पानी की रिक्वायरमेंट है तो दे पानी। हाँ तो देंगे ना, बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की, दूसरे के बच्चों की, 10 दुनिया के बच्चों की, सबको तो खिलाना है। खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं देख लीजिए। क्या लिखा है? इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग लैंड टू मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे कंडीशन में ला दीजिए जिस जिस क्रॉप को जितने पानी की जरूरत है उतना पानी दे दीजिए, हो जाएगा। क्या लिखा है? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स एंड वेजिटेबल। अगर वो नहीं बनेगा तो हम कहाँ से खाएंगे भैया, हम भी तो मर जाएंगे। समझ रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ाने में इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे को जिंदा रहना है, पैसे कमाने हैं। उससे क्या करूँगा मैं? खरीदूंगा क्या? खाने की चीज़। कहाँ से? फार्मर्स उगाएंगे तो, इसलिए तो इतना ध्यान लगा रहा हूँ मैं इसमें। ठीक, चल। अब ये है ना कि देखो, अगर बारिश हो गई तो ठीक है, इनकेस बारिश नहीं हुई तो, अच्छा इनकेस बारिश हो भी गई तो कुछ लैंड ऐसा स्लोपी होता है, स्टीपी होता है, जहां पर पानी नहीं रुकता है।
उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो किन किन चीज़ों का अरेंजमेंट होता है, किन किन चीज़ों का यूज़ करके आप प्रॉपर एग्रीकल्चर कर पाओगे, इरिगेशन कर पाओगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, वेल, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुआं, है ना। दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरली अपन गड्ढा खोद के बना देते हैं, ठीक है, और दूसरा ट्यूबवेल। याद है वो मशीन अपन चला रहे होते हैं, ऐसा पानी बाहर छर रहा ऐसा चल रहा होता है, बच्चे उसमें उछल उछल के नहा रहे होते हैं, हमने तो भैया खूब नहाया है बचपन में उसमें, है ना। वो क्या लिखा है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, वेल का क्या है, कैनाल। याद है, नदी से निकला हुआ। लेकिन कैनाल और रिवर लिफ्ट में पहले अंतर समझा देता हूँ। कैनाल का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्टली रिवर से कनेक्टेड होता है, नेचुरली वाटर के फ्लो पे बेस्ड हो जाता है, दैट इज कैनाल। अच्छा, रिवर लिफ्ट में क्या होता है, होगा ऐसा ही ये भी, लेकिन उस रिवर से अगर डायरेक्टली पानी, नेचुरली अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा हो, तो हम कुछ वैसी चीज़ों का यूज कर लेते हैं और पानी का फ्लो इंक्रीज करा देते हैं। समझ आई बात। क्या लिखा है, अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ आर्टिफिशियल चैनल। ध्यान रखो, आर्टिफिशियल जिसको हमने बनाया है, canals that divert water from a source like river or reservoir with natural flow। बनाया तो हमने है, लेकिन एक स्लोप ऐसा दे दिया कि नेचुरली फ्लो करना शुरू कर दे, और इन केस नेचुरली फ्लो ना करे तो क्या लिखेगा, वेयर कैनाल फ्लो इज इनकंसिस्टेंट, वहां पर क्या आता है, रिवर लिफ्ट। इट इज एन इरिगेशन मेथड दैट डायरेक्टली ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर यूजिंग pumps and other method rather than relying on natural flow। आई होप समझ आ गया होगा, समझ आया। कैनल में पानी ऐसे झमझम झमझम करके चला जाता है अपने मन से, आप उसको रोको, नहीं लेके जाओगे वो तब भी जाता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है भैया, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी वाटर को एक जगह से उस कैनल में लाने का, ताकि वो आगे की तरफ फ्लो कर सके। समझ आई बात। चलो, क्या है, टैंक्स आर्टिफिशियल रिजर्वियर्स, अपन पानी को जमा कर लेते हैं ना, टैंक बना लेते हैं ना, अपने घर के ऊपर भी तो लगाते हैं टैंक, याद आ रहा है। चलो, अब इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, क्या मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखो वेल्स। फोटोज बेटा बहुत मुश्किल से लिए हैं मैंने आपके लिए, मेहनत किया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। वेल्स में देखो दो तरीके का है ना, एक ये रहा जिसको अपन क्या बोलते हैं, डग, एक ये रहा जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल। इसी में तो नहाते थे अपन बचपन में, है ना। Well are typically constructed where there's an accessible groundwater source, जहां पर आपको जमीन से पानी मिल जाने की संभावना है, राइट। ऑफन इन एरियाज विद परमिएबल सॉइल, जहां पर परमिएबिलिटी होती है। परमिएबल से याद करो फर्स्ट चैप्टर, सेल होता है ना, सेमी परमिएबल, परमिएबल क्या होता है, वैसा लेयर जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने को अलाउ कर सकता है। उसी में आप पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, याद है। ऑस्मोसिस में दो तीन चीज़ें बताऊंगा, चलो। अच्छा, दूसरा ये डगवेल, अपन पंप का यूज़ कर लेते हैं, ये होता है वेल। नेक्स्ट क्या है, ये देखो नेक्स्ट है इसमें वही कैनाल, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, डायरेक्टली रिवर से कनेक्टेड है, नेचुरल फ्लो होता रहेगा इसका। तीसरा क्या है, रिवर लिफ्ट, अगर वो खुद से हो पाए फ्लो तो ठीक है, नहीं हो पाए तो हम ऐसे मशीनों का यूज़ कर लेते हैं और फिर हम उसका क्या करवा देते हैं, फ्लो करवा देते हैं, करवा देंगे फ्लो उसका, ठीक है। ये हो जाता है आपका रिवर लिफ्ट, जिसमें डायरेक्ट ना हो तो हम करा देंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, चलो, नहीं पहले टैंक है तब एनसीईआरटी। टैंक देखो याद होगा, ये तो खूबसूरत सा बना दिया, इतना खूबसूरत कहाँ दिखता है, ये वाला टैंक अपने को दिखता है गांव में, शहर में, जहाँ पर पानी पंप के थ्रू, मशीन के थ्रू लाके जमा कर दिया जाता है, बाद में उसका यूटिलाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, याद होगा खेतों में लगा रहता है, बड़ा एग्रीकल्चर लैंड रहता है तो वहाँ पर एक बड़ी सी ऐसा क्यारी बना दिया जाएगा, जिसमें ऐसे छोटे 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 निकले रहेंगे और उससे छिड़काव होते रहता है, ऐसा स्प्रिंकलर वो होता है, सिंपल सा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, मैंने थोड़े थोड़े डिटेल्स रखे स्प्रिंकलर के। स्प्रिंकलर इरीगेशन इज सुटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग रो क्रॉप्स, हाँ वो रो वाली जो कंडीशन है, फील्ड क्रॉप्स एंड ट्री क्रॉप्स, बट इट इज़ पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर सैंडी सॉइल्स एंड। इसमें एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, कई बार हो सकता है ये पूछ ले, क्या लिखा है, सैंडी सॉइल्स एंड अनड्यूलेटिंग टेरेन्स एंड इज ऑफन यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फोटो बेसिकली ये ताकि आपको ये समझ में आए।
ड्रिप इरिगेशन ये बेसिकली मैंने देखा है उन इलाकों में जहाँ पर बनाना की खेती की जाती है, यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी और आसपास में और चीज़ों में ये ड्रिप ये मशीन लगा दी जाती है ताकि उसमें बूंद बूंद ऐसा गिरता रहे, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप irrigation is particularly well suited for high value crops like vegetables, fruits and ornamentals as well as row crops, tree crops and vine crops। सब चीज में लिख देना। वाटर शेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, समझो। पहले तो इस स्ट्रक्चर को देख लो, इसमें क्या बताया गया, बारिश हो तो रही है, पानी नहीं रुक रहा है। अ वाटर शेड इज जियोग्राफिकल एरिया, एक बड़े एरिया की बात की गई है, डिफाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स एंड rivers that all the water including rainfall and snow melt drains into a common point like a stream, river, lake or ocean। बहुत बड़ा इलाका है, पानी के डिफरेंट रिसोर्सेस है लेकिन वो रुक नहीं रहे, स्टैग्नेंट नहीं है, उनका मूवमेंट किसी एक जगह पर जाके हो गया। वो सुना है ना, समुद्र में जाके सारी नदियां गिर जाती है, एग्जाम्पल में याद रखना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट स्लाइड, आप ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। एनसीईआरटी क्या कहती है इरिगेशन के बारे में वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। नेक्स्ट अपन क्रॉप प्रोटेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या लिखा है, इरिगेशन मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, बारिश पे बेस्ड है। That is, the success of crops in most area is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall। एनसीईआरटी में भाई एकदम क्लियर लिख देता है चीज़ों को, डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रैब कर रहे हो, पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन, हेंस पुअर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर, अगर बारिश नहीं होगा क्रॉप फेलियर हो जाएगा। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप गेट्स वाटर एट द राइट स्टेज ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। मजबूरी है तो क्या लिखा है, देयरफॉर मेनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन। ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को इरिगेशन यानी कि पानी की रीच बना दी जाए, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। अच्छा पता है, एनसीईआरटी को अगर तसल्ली से पढ़ो, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, समझ समझ के, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत है, नहीं, सारी चीजें दी गई है, एवरीथिंग इज गिवन राइट देयर। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू इमेजिन अ लिटिल बिट। एनसीईआरटी ये कहती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। आगे क्या लिखा है, इंडिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट्स, क्लाइमेट अलग है, रिसोर्सेज अलग हो जाएंगे। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडॉप्टेड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम जिसकी हमने अभी अभी बात की थी, आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू। अच्छा देखो लिख दिया है, वेल्स, कैनल्स, रिवर्स एंड टैंक्स, चार चीज़ों की तो बेसिक बात की है, कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि पानी कहीं ना कहीं यहीं से तो यूज़ करेंगे ना। स्प्रिंकलर की बात कर लें, जो दो तीन और वाटर शेड की बात की वो आपके एनसीईआरटी में प्रोबेबली इतना डिफाइन नहीं कर रखा है। वेल्स है ना, वेल्स क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, नेमली देखो ध्यान से, डग वेल एंड ट्यूब वेल। बहुत शानदार तरीके से एनसीईआरटी लिखती है, इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा, जहाँ पर होगा। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्राटा, जमीन के नीचे से मशीन के थ्रू ऊपर निकाल के लाके ऐसा छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप फॉर इरिगेशन। उसके बाद क्या है, कैनल्स, कैनल्स क्या होता है वो लिख देगा। उसके बाद क्या है, रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है ये लिख दिया। बहुत शानदार इंफॉर्मेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको पढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है, टैंक्स, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वोयर विच इज intercept and store the run of smaller catchment areas, है ना। fresh initiative for increasing the water availability for agriculture including rain water harvesting and watershed management is important। समझो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबने पढ़ा होगा, बारिश होती है उसके लिए ऐसा इंतजाम कर दो कि वो पानी रुक जाए आपके पास, उसको सेफ रखो, साफ रखो, अच्छे से रखो ताकि बाद में यूज कर पाओ। और वाटरशेड अभी बताया कि एक ऐसा लोकेलिटी जिसमें वाटर तो है, रुक नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जितने रिसोर्सेज है वाटर के, उन सब से जो वाटर मिल रहा है उसका मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए। आगे क्या लिखा है, दिस टू हट जा भाई, दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स, है ना, क्या बनाया जाता है, डैम्स विच लीड टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर आपने चेक डैम्स यानी कि पानी ऊपर जमा कर लिया है ना,
तो वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर उसके जो परसेंटेज है वो तो बढ़ेंगे ना, ग्राउंड वाटर बढ़ा देते हैं लेवल्स। द चेक डैम्स स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चेक डैम्स का इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। तो क्या क्या हो सकता है, वाटर का जो फ्लो रहता है उसको रोक लेते हैं अपन, बाद में यूज कर सकते हैं। क्या होता है, वाटर का फ्लो होता रहेगा, सॉइल इरोजन होगा उसको रोक लेता है ये। और क्या होता है, वहाँ पर जो लैंड वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसको भी बढ़ा देता है। तो ध्यान रखिएगा, चेक डैम का ये इंपॉर्टेंट फ़ायदा आपसे पूछा जा सकता है और आप लिखवा सकते हो। एंड प्रोबेबली दिस वाज द लास्ट स्लाइड। तो आई होप क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल कुछ दिक्कत रह गई हो, फील फ्री टू मैसेज मी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एनीवेयर ऑन इंस्टाग्राम, डायरेक्टली नंबर मैंने आपको शेयर कर रखा है हर जगह से। मेरा बस एक मकसद है कि टॉपिक आपको 100% समझ में आना चाहिए, रटने वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आता हो तो दिमाग में यह है कि अच्छा सर ने ये बात कही थी उस टाइम में, तो उस बेसिस पे आंसर फ्रेम कर देना। ये नहीं कि अच्छा उस पेज में ये लिखा था पहले याद करो, नहीं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इन्हीं अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी बातों के साथ खत्म करते हैं आज की क्लास। खूब सारा पानी पिए, खूब खाएं, तंदुरुस्त रहें, स्टे हैप्पी, जय हिंद।